कॉलेज के दिनों में पप्पू यादव कॉलेज में चाकू और दूसरे हथियार लेकर जाते थे और अपनी मां के गहनों को बेचकर अपनी पहली बंदूक तक खरीद ली। सवर्णों के सबसे बड़े लड़ाके के रूप में उभरे आनंद मोहन सिंह, जिनके पास अपनी बनाई एक प्राइवेट फौज थी जिसे कहा जाता था नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी। कोसी का इलाका यानी मधेपुरा, सहारसा और पूर्णिया जातिगत संघर्षों का एक मुख्य रणभूमि बन गया था। यहाँ कानून की किताब नहीं, बंदूकों की नाल बोलती। आनंद मोहन एक चुनावी रैली में शामिल होकर मुरलीगंज लौट रहे थे, तभी जानकी नगर के पास उनके काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। इस फायरिंग में आनंद मोहन के 3 समर्थकों को गोली लगती। तीसरा जो जिंदा बचता है, शंभू सिंह, वो पुलिस को बताता है कि पप्पू यादव और उनके साथियों ने हमला किया था। नमस्कार, हम हैं आकाश राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कथा स्टोरीज अनसीन। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एक बाहुबली के उदय और उसके खूनी संघर्षों के बारे में। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो आपको एक ही वक्त पर मसीहा लगेगा और दूसरे ही पल खलनायक, जो कभी आधी रात को पटना की सड़कों पर गरीबों के लिए आंसू बहाता है, लेकिन उसी की जुबान से जातियों के खिलाफ जहर भी उगलता है, जो कभी पटना की बाढ़ में हाफ पैंट पहने लोगों को मदद पहुंचाता है, तो कभी खुद को भगवान से भी बड़ा बताने लग जाता है। इंडिपेंडेंट एमपी बनना ये भगवान के बाप की भी औकात है। जो कभी लोगों में पैसे बांटता है तो कभी लोगों से रंगदारी और फिरौती वसूलने का भी आरोप उसी पर लगता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान बाहुबली सांसद पप्पू यादव की। कभी वह बाहुबलियों की तरह पूरे सिस्टम को चुनौती देते हैं। 1,14,000 वार्ड सचिव को आपने हटा दिया, क्यों रोजगार नहीं? एमएसपी कानून नहीं, वो लेके रहेंगे। तो कभी किसी फकीर की तरह जनता के पैरों में गिर जाते हैं। आज की इस कहानी में हम परत दर परत खोलेंगे बाहुबली पप्पू यादव का वह इतिहास जिसे सत्ता ने कभी कुचला तो कभी सिराखों पर बिठाया, जिसने बाहुबल की कोख से जन्म लिया और सेवादार के चोले में खुद को अमर करने की कोशिश लगातार कर रहा है। कहानी की शुरुआत होती है 24 दिसंबर 1967 को मधेपुरा के खुर्दा करवेली गांव में चंद्र नारायण यादव के घर एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया राजेश रंजन, पर दादा ने प्यार से नाम दिया पप्पू। पप्पू यादव का असली नाम राजेश रंजन था, लेकिन बचपन से ही उनके दादा लक्ष्मी मंडल उन्हें प्यार से पप्पू कहकर बुलाते थे और यहीं से उनका नाम पप्पू यादव पड़ गया। पप्पू यादव के दादा गांव के मुखिया थे और एक बड़े जमींदार थे, जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी और हाथी घोड़े थे। पप्पू यादव स्कूल अपनी परिवार की फिएट या एम्बेसडर कार में जाया करते थे, लेकिन पप्पू कॉलेज के दिनों से ही झगड़े और लड़ाइयों में ज्यादा ध्यान देने लगे। कॉलेज के दिनों में पप्पू यादव कॉलेज में चाकू और दूसरे हथियार लेकर जाते थे और अपनी मां के गहनों को बेचकर अपनी पहली बंदूक तक खरीद ली थी। एक दिन पप्पू यादव कॉलेज के किसी झगड़े में फंस जाते हैं और जेल चले जाते हैं। यहां जेल में पप्पू यादव की मुलाकात अर्जुन यादव से होती है, जो एक लोकल हिस्ट्री शीटर थे और पप्पू यादव के रिश्तेदार भी लगते थे। उन दिनों पूर्णिया में अर्जुन यादव की समानांतर सरकार यानी पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी। पप्पू यादव इस अर्जुन यादव के गिरोह में शामिल हो जाते हैं। पप्पू यादव अभी कॉलेज के झगड़े वाले केस से बाहर निकले ही थे कि उनका नाम एक हत्या के मामले में आ जाता है और वे फिर जेल चले जाते हैं और वे जेल से ही अपनी 12वीं की परीक्षा देते हैं। जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव अर्जुन यादव के गिरोह के लिए लड़के इकट्ठे करने लगते हैं। अर्जुन यादव की हत्या के बाद अर्जुन यादव के गिरोह का सारा काम पप्पू यादव के हाथ में आ जाता है। अब पप्पू यादव का दबदबा मधेपुरा
और आसपास के इलाकों में बढ़ने लगता है। लोग पप्पू यादव को नाम से जानने लगते हैं। पिता जमींदार थे, घर में संपन्नता थी, लेकिन बाहर का बिहार सुलग रहा था। इसके बाद 80 और 90 का वह दौर आया जब सरकारें पटना से नहीं, बाहुबलियों के डेरों से चलती थी। लालू यादव के सत्ता में आने और बिहार में मंडल की राजनीति शुरू होने के बाद से ही कोसी का इलाका यानी मधेपुरा, सहारसा और पूर्णिया जातिगत संघर्षों का एक मुख्य रणभूमि बन गया था। यहां कानून की किताब नहीं, बंदूकों की नाल बोलती थी। उस दौर में सवर्णों के सबसे बड़े लड़ाके के रूप में उभरे आनंद मोहन सिंह, जिनके पास अपनी बनाई एक प्राइवेट फौज थी जिसे कहा जाता था नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी। यह सवर्णों के वर्चस्व के लिए या कहे उनकी रक्षा के लिए बनाई गई थी और इसी के जवाब में कोसी की धरती से पिछड़ों का मसीहा बनकर एक नया सूरज उगा, पप्पू यादव। पप्पू ने पिछड़ों और दलितों की अपनी सेना तैयार की और फिर जो हुआ वह और कुछ नहीं, शुद्ध कत्ले आम था। सड़कों पर धूल नहीं, लाशें बिछती थी। आनंद मोहन की सेना और पप्पू यादव के गुर्गों के बीच हुए युद्ध में कोसी की नदियां लाल हो गई। AK-47 उस दौर में बिहार के लिए, खासकर कोसी सीमांचल क्षेत्र के लिए खिलौना बन गई थी। कहा जाता है कि पप्पू यादव के काफिले में चलने वाली जिप्सियों की तादाद से तय होता था कि उस दिन किसका इलाका साफ होगा। अब यहां 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव शुरू होते हैं। पप्पू यादव उस समय की जनता दल पार्टी से टिकट लेने की कोशिश करते हैं। इस समय तक लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD नहीं बनाई थी। वे VP सिंह और चंद्रशेखर की जनता दल पार्टी से ही जुड़े थे। पप्पू यादव उसी जनता दल से विधानसभा की टिकट मांगते हैं, लेकिन मिलता नहीं। इसलिए पप्पू यादव मधेपुरा जिले की सिंहेश्वर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरते हैं। इस समय पप्पू यादव की उम्र महज 23 साल थी और चुनाव लड़ने के लिए 25 साल की उम्र जरूरी थी। लेकिन पप्पू यादव झूठा हलफनामा देकर मैदान में उतरते हैं। पप्पू यादव ऐसा माहौल बनाते हैं कि वो भारी बहुमत से चुनाव जीत जाते हैं और विधायक बन जाते हैं। अब पप्पू यादव को मधेपुरा के आसपास के जिलों जैसे पूर्णिया, सहारसा, सुपौल और कटिहार के लोग जानने लगे थे। अब यहां 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही बिहार में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है और लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। जनता जाना था, जिस गरीब जनता ने मुझे जिताने का काम किया उसके कोर्ट तक हम। और फिर अगस्त 1990 में ही केंद्र की VP सिंह सरकार पूरे देश में मंडल कमीशन लागू करती है, जिससे OBC आरक्षण का रास्ता खुलता है। एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। पूरे देश में सवर्ण जातियों के लोग मंडल कमीशन के खिलाफ विरोध करने लगते हैं। लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। इसी तरह के प्रदर्शन अब बिहार में भी होने लगते हैं। इससे बिहार के हर गांव में फॉरवर्ड और बैकवर्ड जातियों के बीच टकराव की घटनाएं होने लगती हैं। जनता दल पार्टी से CM लालू यादव प्रधानमंत्री VP सिंह की रैली पटना में आयोजित करने की घोषणा करते हैं। इसके विरोध में सवर्ण जातियों के लोगों ने जन कर्फ्यू की घोषणा कर दी। इससे OBC आरक्षण के समर्थकों और विरोधियों के बीच तनाव का माहौल बन जाता है। रैली के दिन विधायक पप्पू यादव दर्जनों बसों के साथ मधेपुरा से निकलते हैं। जब पप्पू का काफिला बेगूसराय और मोकामा के भूमियार बहुल इलाकों में गुजरता है तो हालात बिगड़ जाते हैं। स्थानीय लोगों में अफवाह फैलती है कि पप्पू के समर्थकों को बेगूसराय और मोकामा शहर के पास CNR नाम के भूमियार बाहुल गांव में रोक लिया गया है। CNR गांव के लड़कों ने एक रात पहले से ही कर्फ्यू लगा रखा था। दूसरी तरफ पप्पू यादव अपनी पूरी ताकत और दल बल के साथ पहुंचे थे।
आरोप लगे कि दोनों तरफ से गालियां दी गई और बाद में पथराव और गोलीबारी शुरू हो गई। इस झड़प में पप्पू यादव के समर्थकों को बुरी तरह पीट दिया जाता है। पप्पू यादव को खुद एक पुलिस स्टेशन में घुसकर अपनी जान बचानी पड़ती है। पटना रैली से मधेपुरा लौटने के बाद पप्पू यादव के समर्थकों ने बदला लेने की योजना बनाई और मधेपुरा में रहने वाले ब्राह्मणों और भूमियारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अगले 2 दिनों तक मधेपुरा में लूटपाट और दंगे जारी रहे। इस समय तक पप्पू यादव की छवि एक ऐसे यादव नेता की बन चुकी थी जो सवर्णों से डरता नहीं था और उनके आंखों में आंख डालकर देखता था। मंडल कमीशन के बाद सवर्ण जातियों और ओबीसी जातियों, खासकर यादव जाति के बीच टकरावों से पप्पू यादव की लोकप्रियता बढ़ी और पप्पू यादव कोसी और सीमांचल इलाकों में मंडल राजनीति का चेहरा बन गए। दूसरी तरफ कोसी सीमांचल इलाके से ही एक और बाहुबली नेता और विधायक आनंद मोहन सिंह ओबीसी आरक्षण लागू करने के विरोध में अपनी पार्टी जनता दल से इस्तीफा दे देते हैं। आनंद मोहन एक राजपूत नेता थे जो पप्पू यादव की तरह ही आपराधिक पृष्ठभूमि से आते थे और उनके खिलाफ भी हत्या और हमले समेत कई केस चल रहे थे। बिहार में चल रहे इस जातीय युद्ध में पप्पू यादव और आनंद मोहन सिंह 2 जातीय गुटों के नेता बन जाते हैं। बाद में इन दोनों बाहुबलियों के बीच की लड़ाई ने बिहार के कोसी सीमांचल इलाके में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी, जिससे दर्जनों लोग मारे गए। आरोप है कि इन घटनाओं में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनकी कहानी इस कहानी में आपको आगे मिलने वाली है। आनंद मोहन और पप्पू यादव ही नहीं, बिहार में एक फैशन था, क्रेज था। बाहुबली की राजनीति में आवश्यकता उस समय में महसूस की गई, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर था। अब यहां केंद्र में पूर्ण बहुमत न होने की वजह से वीपी सिंह और बाद में चंद्रशेखर की सरकारें गिर जाती है। देश में एक बार फिर चुनाव की घोषणा होती है। आप सभी का कीमती वोट भाजपा के उम्मीदवार और भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल निशान पर लगेगा। इस समय तक पप्पू यादव लालू यादव के भी खास बन चुके थे। लालू यादव जब पहली बार सीएम बने थे तब जनता दल के अंदर विधायकों की वोटिंग हुई थी। पप्पू यादव ने लालू की मदद की थी और कथित तौर पर 11 विधायकों का समर्थन लालू के पक्ष में जुटाया था। मंडल राजनीति ने भी उन्हें फेमस किया था। पप्पू यादव को उम्मीद थी कि इस बार कम से कम लोकसभा चुनाव में लालू की जनता दल से उन्हें टिकट मिल जाएगा, लेकिन इस बार भी पप्पू यादव को जनता दल से टिकट नहीं मिलता है। पप्पू यादव इसका कारण बताते हैं कि लालू यादव किसी दूसरे यादव को नेता बनते नहीं देखना चाहते थे। आखिरकार पप्पू यादव मधेपुरा के बगल की यादव बहुल सीट पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हो जाते हैं। आरोप लगे कि पप्पू यादव के लिए हथियार बंद लोग प्रचार करते थे और पुलिस प्रशासन भी पप्पू यादव के 40-50 गाड़ियों के काफिलों को रोकने की हिम्मत नहीं करता था। पप्पू यादव के सामने कांग्रेस से उदय सिंह और पप्पू सिंह, बीजेपी से जनार्दन प्रसाद यादव और सीपीआईएम से अजीत सरकार जैसे बड़े नेता थे। लेकिन मतदान के दिन पूर्णिया से बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की खबरें आने लगी। दोपहर 12 बजे तक सभी 4 प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवार जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं और शिकायत करने लगते हैं कि पप्पू यादव के लोगों ने लगभग 300 बूथ लूट लिए हैं और विभिन्न प्रकार की रिगिंग की है। जब पप्पू यादव के खिलाफ इन आरोपों की खबर मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन तक पहुंचती है तो वे मतदान के दिन ही पूर्णिया लोकसभा चुनाव को रद्द कर देते हैं। इस तरह पप्पू यादव का पहला लोकसभा चुनाव मतदान और बूथ कैप्चरिंग के आरोपों के साथ रद्द हो जाता है। यहां से पप्पू यादव की लड़ाई सीपीआईएम उम्मीदवार अजीत सरकार से भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पप्पू यादव का चुनाव रद्द हुआ था। दूसरी तरफ मधेपुरा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमारी देवी की भी हत्या हो जाती है, इसलिए अब वहां भी चुनाव अगले 6 महीने के लिए रद्द हो जाते हैं। इसलिए अब मधेपुरा सीट पर फिर से उपचुनाव का रास्ता खुल जाता है। अब यहां 1991 के लोकसभा चुनाव में जनता दल के वरिष्ठ नेता शरद यादव
जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, वो मध्य प्रदेश के बदायूं से लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। अब जब मधेपुरा में उपचुनाव की घोषणा होती है तो जनता दल शरद यादव को मधेपुरा से चुनाव लड़ने के लिए भेजती है, क्योंकि इस सीट को यादव उम्मीदवारों के लिए सबसे सुरक्षित सीटों में से एक माना जाता है। हिंदुस्तान के बाजार में झुग्गी और झोपड़ी में वही है आपका आदमी, वही है इस देश का मालिक। मालिक को सड़क पर उतारने का काम करना है। अब मधेपुरा में शरद यादव के खिलाफ आनंद मोहन सिंह झारखंड पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि 1967 से अब तक मधेपुरा सीट से सिर्फ यादव जाति के नेता ही सांसद बनते आए थे। रोचक बात यह थी कि पिछले 2 चुनाव में विजेता और उप विजेता दोनों ही यादव जाति से थे। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक मधेपुरा में यादव आबादी 34.35% है। 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग 12% आबादी वहां मुस्लिम की है। इसलिए मधेपुरा के बारे में कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। गोप मतलब यादवों का। लेकिन इस बार स्थानीय बाहुबली आनंद मोहन सिंह भी मधेपुरा चुनाव लड़ रहे थे, जिसकी वजह से पप्पू यादव इस उपचुनाव में दाखिल हो जाते हैं। जातीय युद्ध के बाद आनंद मोहन को सवर्ण जातियों, खासकर राजपूतों से पूरा समर्थन मिल रहा था। आनंद मोहन की छवि एक ऐसे बाहुबली की थी जो लालू के राज में भी खुलकर सवर्ण जातियों के साथ खड़े थे। इसलिए एंटी लालू वोटर भी अब आनंद मोहन को पसंद करने लगे थे और उनके साथ खड़े हो गए थे। यहां शरद यादव जो मूल रूप से मध्य प्रदेश से आए थे, इसलिए पप्पू यादव उनकी मदद करना चाहते थे। लेकिन लालू यादव नहीं चाहते थे कि शरद यादव मधेपुरा से चुनाव लड़े या जीते। उन दिनों लालू बिहार में जनता दल के बड़े नेता थे, लेकिन शरद यादव पहले से ही जनता दल के अंदर लालू से बड़े नेता हुआ करते थे और राष्ट्रीय कद के नेता माने जाते थे। इसलिए लालू नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा बड़ा यादव नेता बिहार में अपना पैर जमाए, खासकर मधेपुरा में। इसलिए सीएम लालू यादव पप्पू यादव को झारखंड में हो रहे एक दूसरे सीट पर प्रचार करने भेज देते हैं। लेकिन पप्पू यादव लालू की बात को अनदेखा कर 2-3 दिनों में ही झारखंड से मधेपुरा वापस लौट आते हैं और शरद यादव के लिए प्रचार शुरू कर देते हैं। इससे आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच का टकराव और तेज हो जाता है, जो बाद में हिंसक रूप ले लेता है। आनंद मोहन के समर्थकों ने जहां राजपूत बाहुल्य गांव के मतदान बूथ कैप्चर किए, तो वहीं यादव बाहुल्य गांव के मतदान बूथों को शरद यादव और पप्पू यादव के समर्थकों ने कैप्चर कर लिया। चुनाव प्रबंधन की लड़ाई धीरे धीरे गैंग वॉर में बदल गई। कहीं अपहरण हो रहा था तो कहीं गोलियां चल रही थी। 7 नवंबर 1991 को आनंद मोहन एक चुनावी रैली में शामिल होकर मुरलीगंज लौट रहे थे। तभी जानकी नगर के पास उनके काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। इस फायरिंग में आनंद मोहन के 3 समर्थकों को गोली लगती है, जिनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। तीसरा जो जिंदा बचता है, शंभू सिंह, वो पुलिस को बताता है कि पप्पू यादव और उनके साथियों ने हमला किया था। इस फायरिंग के बाद पप्पू यादव पर एक और एफआईआर दर्ज हो जाता है। ऐसे ही एक दिन आनंद मोहन अपनी मारुति 800 कार से पटना लौट रहे थे। इस बार उनके साथ कोई काफिला नहीं था। तभी संयोग से रास्ते में खगड़िया जिले की सीमा के पास उन्हें पप्पू यादव का काफिला मिल जाता है। यहां भी आरोप लगता है कि पप्पू यादव के काफिले की तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। आनंद मोहन एक पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। अब आनंद मोहन सिंह पप्पू यादव से बदला लेने के लिए बेचैन थे। एक दिन खबर मिलती है कि पप्पू यादव मधेपुरा के पामा गांव में है। तभी आनंद मोहन के लोग आनंद मोहन के साथ वहां पहुंचकर पप्पू यादव पर हमला कर देते हैं। इस घटना के बारे में पप्पू यादव खुद कहते हैं कि उन पर लगभग 10,000 राउंड गोलियां चलाई गई और फायरिंग 8 घंटे तक जारी रही। उनके साथ चल रहे 3 लोग मारे गए, जिसमें उनका कार ड्राइवर भी शामिल था। पप्पू यादव खुद कहते हैं कि अगर उस दिन एसपी और डीएम समय पर ना पहुंचते तो वो भी मारे जाते। लगभग 10,000 राउंड गोली चली थी। हम 8 घंटे तक हम पर गोली चली। अब फिर से लौटते हैं मधेपुरा चुनाव की ओर। मधेपुरा चुनाव में शरद यादव जीत जाते हैं। शरद यादव को 66.4% वोट मिलते हैं।
तो वहीं आनंद मोहन को सिर्फ 23.1% मिलते हैं। लेकिन फिर भी एक गैर यादव उम्मीदवार को मधेपुरा में इतने प्रतिशत वोट हासिल करना दिखाता था कि आनंद मोहन ने सवर्ण जातियों के वोट को एकजुट कर लिया है। मधेपुरा में जीत से न सिर्फ शरद यादव की बिहार में एंट्री हुई, बल्कि पप्पू यादव पिछड़ी जातियों के हीरो के रूप में स्थापित हो गए। पप्पू यादव का दबदबा मधेपुरा और आसपास के इलाकों में बढ़ रहा था। लालू यादव से उनकी निकटता की वजह से पुलिस प्रशासन भी पप्पू यादव को छूने की हिम्मत नहीं करता था। 1996 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1991 में पप्पू यादव के खिलाफ 3 हत्या के मामले दर्ज थे। पप्पू यादव के एक काम करने का तरीका था, पहले पीड़ित का अपहरण किया जाता था और फिर हत्या। यहां लालू यादव को साफ लग गया था कि अब पप्पू यादव कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। बिहार पुलिस पप्पू यादव पर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने के लिए NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाती है। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पप्पू यादव की गिरफ्तारी की घोषणा करते हैं। यहां तक कि उस समय पप्पू यादव पटना के सड़कों पर खुलेआम घूम रहे थे और कह रहे थे कि पुलिस में उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है। आउटलुक मैगजीन की 96 की रिपोर्ट के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की व्यक्तिगत अपील के बाद ही पप्पू सरेंडर करते हैं और तभी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। हालांकि पप्पू यादव दावा करते हैं कि लालू उनके बिहार दौरे पर आपत्ति जताते थे और एक ऐसे दौरे के बाद उन्होंने पप्पू यादव से कहा था कि यादवों का नेता बनने की कोशिश मत करो। पप्पू के मुताबिक इसी वजह से उन पर एक नहीं बल्कि 2 जिलों में NSA लगाया गया। मधेपुरा से भी पूर्णिया से भी हाईकोर्ट ने मधेपुरा में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट खत्म कर दिया तो पूर्णिया के DMSP को बुला के लगवा दिया। इन दिनों पप्पू यादव की एक रोचक लव स्टोरी भी शुरू होती है। पप्पू यादव अपनी आत्मकथा द्रोहकाल के पथिक में बताते हैं कि 1991 में जब वे पटना के जेल में बंद थे तो जेल से सटे मैदान में खेलते लड़कों को अक्सर देखते थे। इन लड़कों में विक्की नाम का एक लड़का भी शामिल था। पप्पू की विक्की से जान पहचान और दोस्ती शुरू हो जाती है। एक दिन विक्की पप्पू को अपनी फैमिली एल्बम दिखाता है जिसमें उसकी बहन रंजीत की टेनिस खेलते हुए तस्वीर थी। रंजीत एक अच्छी टेनिस प्लेयर थी और इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुकी थी। पप्पू यादव रंजीत की तस्वीर देखते हैं और उनसे प्यार कर बैठते हैं। जब पप्पू यादव जमानत पर जेल से बाहर जाते हैं तो वे पटना में टेनिस क्लब जाने लगते हैं जहां रंजीत खेलती थी। जब रंजीत पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है तो पप्पू यादव वहां भी उनका पीछा करते हैं और वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन रंजीत को पप्पू का यह बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वे पप्पू को साफ साफ मना कर देती है। रंजीत कहती है कि वे सिख हैं और उनका परिवार कभी एक बिहारी यादव से शादी की इजाजत नहीं देगा। कुछ ऐसा ही हुआ जब बात परिवार तक पहुंची। पप्पू के माता पिता मान गए लेकिन रंजीत के माता पिता ने शादी से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पप्पू यादव चंडीगढ़ जाकर रंजीत के बहन और बहनोई को मनाने लग जाते हैं, लेकिन वो दोनों भी पप्पू यादव के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। निराश होकर पप्पू यादव ढेर सारी नींद की गोलियां खा लेते हैं, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ जाती है और उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती करना पड़ता है। इसके बाद रंजीत और उनके परिवार का पप्पू के प्रति बर्ताव थोड़ा नरम हो जाता है, लेकिन वे अभी भी शादी के लिए तैयार नहीं होते। इस बीच पप्पू यादव को पता चलता है कि रंजीत के परिवार का पंजाब के कांग्रेस नेता SS अहलूवालिया से अच्छे रिश्ते हैं और वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इसी उम्मीद में पप्पू यादव अब दिल्ली पहुंचते हैं और अहलूवालिया से मिलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। आखिरकार अहलूवालिया रंजीत के परिवार से बात करते हैं और रंजीत का परिवार शादी के लिए मान जाता है। 1994 में दोनों की शादी हो जाती है। पर्सनल लाइफ के इस उथल पुथल के बीच पप्पू यादव की आनंद मोहन से गैंगवार भी चल रही थी, जो 1994 तक जारी रही। कहा जाता है कि इस गैंगवार में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके। इसी 20 साल 1994 में आनंद मोहन का नाम गोपालगंज DM G कृष्णैया की हत्या में आ जाता है और आनंद मोहन जेल चले जाते हैं। इस तरह
पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच गैंगवार यहां खत्म हो जाती है। आनंद मोहन के जेल जाने के बाद कोसी की धरती पर एक छत्रराज तो पप्पू यादव का हो गया, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। अभी तक पप्पू यादव सिर्फ सड़कों पर लड़ रहे थे, लेकिन अब उनका सामना एक ऐसे फकीर नेता से होने वाला था जिसने पप्पू के साम्राज्य की नींव हिला दी। एक ऐसी हत्या जिसने देश के सबसे बड़े जांच एजेंसी सीबीआई को हिलाकर रख दिया और पप्पू यादव को उम्र कैद की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कौन था वो नेता जिसने बिना बंदूक उठाए पप्पू यादव को चुनाव हरा दिया? क्या वाकई पप्पू यादव ने 107 गोलियां चलाकर उस मसीहा को अपने रास्ते से हटाया था? और कैसे जेल की सलाखों के पीछे से पप्पू यादव के किंग मेकर बनने का खेल चलता था? पप्पू यादव के जिंदगी की कहानी बहुत ही लंबी है और इसे एक पार्ट में बताना संभव नहीं। वीडियो ऐसे भी बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए आप पार्ट 2 का इंतजार कीजिए जो जल्दी ही आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ। धन्यवाद।